हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी क्लास 12th HBSC स्टूडेंट्स के मैथ्स के क्वेश्चन पेपर का हम फाइनल एग्जाम क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। सेट ए मैंने स्टार्ट किया हुआ है, जिसका सेक्शन ए और सेक्शन बी ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आज मैं आपको सेक्शन सी और डी का सॉल्यूशन करवाने जा रही हूँ। सेक्शन नंबर सी का जो ये क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है सेक्शन सी का। सॉल्व द इक्वेशन 2 टेंजेंट इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2 कोसिकेंट एक्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बशर्ते कि आपको सारी आइडेंटिटीज लर्न हो। 2 टेंजेंट इनवर्स कोस एक्स, भाई ये 2 है और यहाँ केवल टेंजेंट है। हमारी एक आइडेंटिटी आ जाती है सेकंड चैप्टर में कि 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी डबल वैल्यू को एंगल को हम हाफ में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसको यहाँ लेफ्ट साइड में अप्लाई करो। ये बनेगा टेंजेंट इनवर्स कोस एक्स, एक्स की जगह यहाँ कॉस एक्स है, तो सेम रिजल्ट यहाँ लगेगा 2 कॉस एक्स बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और राइट साइड है टेंजेंट इनवर्स 2 कोसिकेंट को मैं लिख देती हूँ साइन एक्स। दोनों तरफ से टेंजेंट इनवर्स ख़त्म हो जाएगा, ये बचेगा 2 कॉस एक्स बाय साइन स्क्वेयर एक्स बाय 2 साइन एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कॉस एक्स साइन एक्स, इसको उधर ले जाओ, इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर, सबको राइट में ले जाओ, साइन स्क्वेयर एक्स सबको राइट में ले जाओ। साइन स्क्वेयर एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू 0। साइन से साइन कट मत कर देना, क्योंकि ये भी आपको एक्स की एक वैल्यू देने वाला है। इन दोनों में से साइन एक्स कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा साइन एक्स और यहाँ पर बच रहा है कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। अब दो की प्रोडक्ट 0 है, तो या तो आपका साइन एक्स 0 है या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 0 है। ये डायरेक्ट रिजल्ट है हमारा क्लास 11th में। जब साइन एक्स 0 हो तो एक्स की वैल्यू n पाई होती है, जहाँ एक इंटीजर होता है n। ये पहला सॉल्यूशन आ गया। कॉस एक्स को उधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। कॉस एक्स को नीचे ले आओ, तो ये बन जाएगा टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 1। टेंजेंट की वैल्यू 1 कितने पे होती है? 45 पे। अब यहाँ हमारा एक रिजल्ट और आ जाता है कि अगर टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा के इक्वल है, तो अल्फ़ा हो जाएगा n पाई प्लस बीटा। तो टेंजेंट एक्स टेंजेंट पाई बाई 4 के इक्वल है, तो x हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाई 4, जहाँ एक n आपका इंटीजर है। तो ये दो जनरल सॉल्यूशन आ जाएंगे गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 28 पर। वेरीफाई लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर दिस फंक्शन ऑन द इंटरवल 1 to 4। लैग्रेंजेस और रोल्स के क्वेश्चन लास्ट ईयर्स में बहुत कम आए थे, तो मैंने भी आपको बोला था कि नहीं आएंगे, लेकिन जब वो रिवीजन वीडियोस थी उनमें मैंने कराया है, तो आप के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था ये वाला जो मैं कह सकती हूँ क्वेश्चन। ये तो बहुत ही सिंपल था और ऊपर वाला भी सिंपल था। तो देखें भाई ज़रा, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के लिए दो कंडीशंस होती हैं कि अगर गिवन फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है और ओपन में डेरिवेबल है, तो कंडीशन लगती है। तो आपने क्या लिखना था कि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। बिकॉज एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, इसका मतलब एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। सेकंड में आप इसका डेरिवेटिव निकालो, जो कि 2x माइनस 4 आया, जो कि इस ओपन इंटरवल में वेल डिफाइंड होगा ना, तो ये कहीं इन्फिनिटी बन रहा है और एक फाइनाइट वैल्यू देगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 1 to 4, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन इंटरवल 1 to 4। ठीक है भाई, जब ये दो कंडीशंस, कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टीन्यूस हो जाता है, ओपन में डेरिवेबल हो जाता है, तो बाय लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम हमारे पास क्या होता है कि एफ डैश सी एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए के इक्वल होना चाहिए, जहाँ सी किसको बिलोंग करना चाहिए? ओपन इंटरवल 1 4 को, और ए आपका 1 है और बी आपका
4 है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे और c की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर c की वैल्यू इस कंडीशन के लिए 1 और 4 के बीच आ जाएगी तो लैग्रेंज थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी, अदरवाइज नॉट। तो f डैश x आपका है 2x माइनस 4, इसमें c रखो तो 2c माइनस 4। एफ बी का मतलब f की वैल्यू 4 पे, एफ ए का मतलब 1 पे बाय 4 माइनस 1। अब मेरी बात पे ध्यान देना, ये एफ एक्स है और इसमें आपने 4 रखना है, तो ये बनेगा 16 माइनस 16 माइनस 3। एफ वन के लिए 1 रखना है, तो 1 माइनस 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो गया भाई 2c माइनस 4 माइनस 3, ये देखो 7, 1 माइनस 6 प्लस 6 बाय 3, 3 बाय 3, ये 1 आ गया। ठीक है, तो 2c माइनस 4 1 आ गया, 2c 5 आ गया और c की वैल्यू 5/2 हो गई, यानी 2.5, जो कि ओपन इंटरवल 1,4 को बिलोंग कर रही है। यानी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें एक c की वैल्यू ओपन इंटरवल में मिल गई, तो इसका मतलब लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो गई। तो हम सिंपली लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। यहाँ मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहूँगी कि अगर मेरे लेक्चर से कुछ भी आपको बेनिफिट लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जूनियर्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 29। प्रूव दैट अमंग ऑल रेक्टेंगल्स inscribed in a circle of radius 20 सेंटीमीटर स्क्वेयर हैज़ द मैक्सिमम एरिया। ये मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है। कोई सर्कल है जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है, तो उसमें जो सबसे बड़ा रेक्टेंगल उसके अंदर आ सकता है वो एक स्क्वेयर होगा, और फिर आपने उस स्क्वेयर का एरिया भी फाइंड करना है। ये बात आपने प्रूव करनी है पहले तो मान लीजिए एक डायग्राम हमने बनाना है। ये एक सर्कल है, सर्कल का जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर है। हमने मान लिया ये सेंटर है बाय सिमेट्री। ठीक है, बाय सिमेट्री अगर कोई रेक्टेंगल इसके अंदर इंस्क्राइब हो रहा है तो हमने मान लिया कि लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है, x है, और हमने मान लिया ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल y है। ठीक है, एक रेक्टेंगल जो कि इसके अंदर इंस्क्राइब्ड हो रहा है, लेंथ x है, ब्रेड्थ y है, तो बाय सिमेट्री ये जो डायगोनल होगा इसका रेक्टेंगल का, ये इस सर्कल का क्या होगा, डायामीटर होगा। ठीक है, तो नाम दे दो ए बी सी डी। लेट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल inscribed in circle with center O and radius 20 सेंटीमीटर। ये बात आपको वैसे ना इधर लिखनी चाहिए थी पहले। ठीक है, समझ में आ गई बात। उसके बाद उसकी लेंथ और ब्रेड्थ को आपने डिफाइन करना था। तो भाई ये x है, ये y और ये डायामीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो बी डी कितना हो जाएगा, ओ बी प्लस ओ डी यानी 40 सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। भाई बहुत डिटेल में नहीं लिखूंगी मैं, मेन बातें आपको कराऊंगी। तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1600। यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1600 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से वाई की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। नेगेटिव तो ले ही नहीं सकते क्योंकि वाई जो है वो साइड ऑफ रेक्टेंगल है। अब ये कहता है कि जो सबसे बड़ा रेक्टेंगल होगा उसमें अगर वो स्क्वायर बन जाता है तो उसका एरिया मैक्सिमम होगा। यानी कि हमने जो रेक्टेंगल उसके अंदर आ रहा है उसका एरिया को मैक्सिमम दिखाना है। तो लेट ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो क्या होता है x इंटू वाई। पूरे को ना x में बदल लो, तो y की वैल्यू ये मैं पहले यहाँ निकाल चुकी हूँ, आप भूल जाओ तो बाद में भी निकाल सकते हो। ये एरिया फंक्शन आया है जिसको हमने मैक्सिमाइज करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी अंडर रूट में आए तो उसको स्क्वायर करके फिर सोल्व करना है, क्योंकि अगर ये मैक्सिमम है तो इसका स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, ये मिनिमम है तो भाई इसका स्क्वायर भी मिनिमम होने वाला है। तो हम मान लेते हैं कि इसका जो स्क्वायर है वो z है। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये तो हो जाएगा x का स्क्वायर और इसका अंडर रूट हट जाने वाला है।
तो z बन जाएगा 1600x² माइनस x पावर 4। अब हमारे पास ये एक फंक्शन आ गया है जिसको हमने यूजिंग डिफरेंशिएशन मैक्सिमाइज करना है, और उसमें क्या आना चाहिए कि इन दैट केस ये एक स्क्वायर बन रहा है, यानी कि x और y की वैल्यू इक्वल, एंड आफ्टर दैट आपने उसका एरिया भी फाइंड करना है। तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करते थे, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करो, 2 आगे आ गया 3200x माइनस 4x³, इसको 0 के इक्वल रखो। तो भैया जब 0 के इक्वल रखोगे तो x इंटू 3200 माइनस 4x² इज इक्वल टू 0। ये तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि रेक्टेंगल की साइड है, इसको 0 रखोगे तो x² आ जाएगा 3200/4 यानी 800। x² की वैल्यू 800 आएगी और x की वैल्यू 800 का अंडर रूट 400 गुणा 2 20√2 आ गई। इस पे अब आपने डबल डेरिवेटिव चेक करना है, डबल डेरिवेटिव निकाल लो इसी का। तो ये x का तो 1 हो जाएगा 3200 इंटू 1 माइनस 4 3 जा 12x²। इसमें ये वैल्यू पुट करके देखो कि जब x तो रखने की जगह ही नहीं है तो सीधा क्यों ना x² रख दें। जब x² 800 है तो इन दैट केस जो हमारा डबल डेरिवेटिव है वो आ रहा है 3200 माइनस 12 इंटू 800, 12 8 96, और 96 में से 32 घटाओगे तो माइनस 6400 आएगा जो कि नेगेटिव है। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, इसका मतलब z मैक्सिमम है, z मैक्सिमम है का मतलब एरिया मैक्सिमम है, और एरिया कब मैक्सिमम है, जब x की वैल्यू 20√2 है। अब ये कहता है कि एरिया जब मैक्सिमम होगा जब ये स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर कब बनेगा, जब लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होंगी। लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होने का मतलब x और y इक्वल होने चाहिए, तो y की वैल्यू निकालो। तो x² की वैल्यू को यहाँ रखो और y निकालो। तो y है 1600 माइनस x² का अंडर रूट। x² की जगह 800 रख के देखो, y आया 1600 माइनस 800 का अंडर रूट, 800 का अंडर रूट, और देखो ना x भी तो 800 का अंडर रूट है यानी कि 20√2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एरिया इज मैक्सिमम कब, जब x की वैल्यू भी 20√2 है और y की वैल्यू भी 20√2 है, यानी कि जो रेक्टेंगल था वो हमारा स्क्वायर बन गया जब उसकी वैल्यू जब उसका एरिया मैक्सिमम है। और उसका अब हमने एरिया और निकालना है स्क्वायर का, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ था यानी 20√2 का स्क्वायर, तो वही 800 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा उस स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। तो मेन होता है लॉजिक को पकड़ना कि पूछा क्या गया था कि सर्कल के अंदर जो लार्जेस्ट रेक्टेंगल इंस्क्राइब हो सकता है वो एक स्क्वायर है, यानी उसकी लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल है। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 30, ये भी प्रीवियस ईयर में से आया हुआ है। देयर आर 3 कॉइन्स, वन इज अ 2-हेडेड कॉइन, यानी उस पर ना दोनों तरफ हेड है। शोले देखिए अमिताभ बच्चन के पास कॉइन था, उसमें दोनों तरफ हेड होता था, ठीक है, यानी कि उसको जब भी उछालोगे हेड ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। अनदर इज ए बाइज्ड कॉइन दैट कम्स अप हेड 60% ऑफ द टाइम, जो दूसरा कॉइन है उसमें कुछ ऐसी गड़बड़ है कि वो जब उसको टॉस करते हो तो हेड 60% आता है। थर्ड इज एन अनबाइज्ड, अनबाइज्ड कॉइन जो होते हैं उसमें हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है। वन ऑफ 3 कॉइन्स इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस्ड, तीनों में से कोई एक कॉइन को चूज किया और फिर टॉस कर दिया। इफ हेड अक्कर्स what is the probability that it is two-headed coin? Clearly ये कह रहा है if head occurs what is the probability that it is two-headed coin? Clearly ये हमारा बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, आपकी एक्सरसाइज 12.2 से है। यहाँ बस थोड़ा सा इन्होंने स्टेटमेंट को चेंज कर दिया है। तो सबसे पहले तो 3 कॉइन चूज़ किए गए, तो तीनों में से कोई भी कॉइन चूज़ किया जा सकता है, डिटेल में लिखूंगी नहीं। E1 E2 और E3 be the events that 3 coins are chosen respectively। भाई पहला कॉइन चूज़ करने का इवेंट E1 है, दूसरे का E2, तीसरे का E3। तो तीनों कॉइन चूज़ करने की
प्रोबेबिलिटी बराबर रहेगी। तीन में से कोई भी सिक्का उठाया जा सकता है। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट हो गया। अब ये कहता है कि इफ़ हेड अक्कर्स, कॉइन टॉस हो लिया, उसके बाद हेड आया, तो ए बी द इवेंट दैट हेड अक्कर्स। अब ये हेड तीन तरह से आएगा। मैंने पहला कॉइन लिया और फिर हेड आया, ठीक है। मैंने 13.2 बहुत अच्छे से समझा के चैनल पे अपलोड भी की हुई है। जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं उन्होंने देखी भी होगी। भाई पहला कॉइन लिया और हेड आया। अब ये बात यहाँ ध्यान देने की है कि पहला टू हेडेड कॉइन है, यानी उस पर टेल है ही नहीं, तो उसको जब भी उछालोगे तो श्योरली हेड आएगा। दूसरा कॉइन लिया और हेड आ गया, तो उसमें कॉइन उसकी आने की प्रोबेबिलिटी 60% है, यानी कि भैया 60/100, 2 3 जा 2 5 जा। तीसरा कॉइन लिया तो उस पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अब ये कहता है कि हेड आ चुका है, यानी ए इवेंट अक्कर हो चुका है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए टू हेडेड कॉइन। टू हेडेड का मतलब इवन। तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हेड आ चुका है लेकिन इवन से आया है। तो आप इसको यहाँ लिखोगे बेस से, थोड़ा सा डिटेल आपने लिखनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, ए बाय इवन, और नीचे इन तीनों का सिग्मा, ठीक है, समझ गए ना। इवन ए बाय इवन, E2 ए बाय E2, E3 ए बाय E3 का सिग्मा। पुट द वैल्यू एंड सॉल्व। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बेज का मैं कह भी रही थी आएगा। तो इवन की प्रोबेबिलिटी 1/3 और ए बाय इवन की 1/3 इंटू 1। E2 की प्रोबेबिलिटी 1/3 और ए बाय E2 की 3/5, और E3 की 1/3 और ए बाय E3 की 1/2। इसको सॉल्व कर दो। ऊपर 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1/3, 1/5, 1/6। न्यूमिनेटर एज इट इज। डिनोमिनेटर में 3, 5 और 6 का एलसीएम 30 आएगा। 3 10 जा, 5 6 जा, 6 5 जा। उल्टा कर रही हूँ मैं डायरेक्ट। 16 और 5 21, 10/21 हमारा आंसर आ जाएगा। और सेक्शन सी का ये लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हैविंग द वर्टिसेज ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। जो मैंने यहाँ नोट कर दिया 1 1 1 1 2 3 2 3 1। आप टैली भी कर सकते हो। वेक्टर्स का क्वेश्चन है। 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बन रहा है और उसका एरिया आपने निकालना है। तो उसकी 2 एडजेसेंट साइड्स को एज ए वेक्टर आप लोगे। वेक्टर ए बी, देखो मैं थोड़ा डिटेल में नहीं करा रही हूँ, आप इतना भी कराए होंगे पेपर में तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। बाकी तरीका ये है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी बनाओ, फिर वेक्टर ए बी बनाओ। वेक्टर ए बी क्या बनेगा। अब तो हम भाई, क्योंकि सॉल्यूशन जस्ट मैं बताना चाह रही हूँ बस आपको, क्योंकि सारा कर ही चुके हैं पहले भी कई बार। तो भाई बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या बनेगा, i + 2j + 3k। और ए का पोजीशन वेक्टर बनने वाला है i + j + k। ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। तो ये बन जाएगा, i से i कैंसिल हो जाएगा, +j और +2k। ठीक लिया मैंने। ये तो हो गया आपका वेक्टर ए बी। अब उसी ए वर्टेक्स से वेक्टर ए सी, तो 2 में से 1 गया i, 3 में से 1 गया 2j, ये वेक्टर बन गया। अब किसी ट्रायंगल की 2 एडजेसेंट साइड्स अगर उसकी 2 वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या बताया था, उन दोनों वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का हाफ। अब पहले ए बी क्रॉस ए सी निकाल दो। डिटर्मिनेंट हो जाएगा i j k। ए बी के कंपोनेंट में i तो है ही नहीं, तो 0 1 2 1 2 0। ये आपका एग्जाम्पल है, आप देख भी सकते हो। -4i + 2j - k बन जाएगा खुल के। और अब मैं इसका निकाल देती हूँ मैग्नीट्यूड। तो -4 का स्क्वायर 16, 2 का 4 और ये 21 का अंडर रूट आ जाएगा। यहाँ पर इसको पुट कर दो, तो 21 का √/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये यहाँ के बाद यहाँ गई हूँ मैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये कंप्लीट सेक्शन सी था। अब हम सेक्शन डी देखते हैं। अब आ जाते हैं बेटा सेक्शन डी पर। सेक्शन नंबर डी का जो पहला ही क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड।
इस पर मैंने बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है जो कि मैंने रिवीजन वीडियो में कराया था। ये क्वेश्चन 12, 14, 17 और 19 में भी आपसे पूछा गया था। बहुत बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि मैडम रिपीटेड नहीं है, तो सेट ए में तो बहुत कुछ, लगभग सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। आप मुझे बताना कि कौन सा क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर का नहीं है। और चारों कोड में सेट डी तो सेक्शन डी तो सब लगभग करवाया हुआ ही आपका आया हुआ था। इसे हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट ले लेती हूँ, ए हो जाएगा 2 1 3 3 -2 -1 3 1 -2। सॉल्यूशन में डिटेल में नहीं कराऊंगी, मैं फिर कह रही हूँ ये वाले क्वेश्चन तो मैंने बहुत ज़्यादा करवाए हुए हैं। सबसे पहले आप ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेना, जो कि मैं डायरेक्ट करा रही हूँ। 40 आएगा जो कि नॉन जीरो है, नॉन जीरो आएगा, ठीक है। 40 आ जाएगा, नॉन जीरो है, नॉन जीरो है, इसका मतलब जो ए का इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो आपने क्या निकाल देना है, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का फॉर्मूला आपको पता ही है, 1 1 1 2 1 3। कैलकुलेशन करवाना मेरा पर्पज नहीं है, बस पूरे पेपर में से मैं आपको एक बार निकालना चाहती हूँ ताकि आपको अपनी मिस्टेक्स पता लग जाएं। तो जो आपका एडजॉइंट बन रहा है वो ये बन रहा है भाई 5 5 5 3 -13 11। मेरी रिवीजन लेक्चर्स में आपको ये क्वेश्चंस मिल भी जाएंगे जिन्होंने डिटेल्ड सॉल्यूशन देखना हो, ठीक है। मैं यहाँ रिमार्क कर देती हूँ कि जिनको डिटेल्ड सॉल्यूशन देखना है वो रिवीजन वीडियोस में देखें या चैप्टर 3 मैंने कंप्लीट कराया उसमें देखें। ये एडजॉइंट आ गया, ये डिटर्मिनेंट आ गया। आपने ए का इन्वर्स निकाल देना है जो कि हमारा होता है एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। तो इसके बाहर क्या आ जाएगा, 1/40 3 -13 11। और ये कैलकुलेशन आपने बड़े ध्यान से करनी थी एग्ज़ाम में। तो x की वैल्यू आ जाएगी a इन्वर्स b, तो 1/40 और a इन्वर्स और b, चलो मैं लिख ही देती हूँ 5 5 5। थोड़ा लिखना ज़्यादा पड़ता है इस क्वेश्चन में, तो मैंने बोला था कि कुछ स्टेप्स आप स्किप भी कर सकते हो। b है 5 -4 और 3, b की वैल्यू है 5 -4 3। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन मैं बता देती हूँ, 25 घटा 12 जमा 27, तो ये आपका बन जाएगा 40। ऐसे ये बनने वाला है 80 और -40 1 2 -1। तो यहाँ से जब आप करोगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, y की 2 आएगी और z की -1। और आप इसको ऊपर दी गई किसी भी एक इक्वेशन में यहाँ पुट करके क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन पर हमने ज़्यादा टाइम नहीं लगाना था। इसका जो और वाला पार्ट है वो थोड़ा मुश्किल है, मतलब डिटर्मिनेंट का है, तो इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ये है बेटा 32 क्वेश्चन का और चॉइस। वैसे तो जब ये ऊपर वाला क्वेश्चन मिल गया था तो इसको मेरे ख्याल से किसी भी स्टूडेंट ने नहीं किया होगा। इसका हमारा आंसर आ रहा है 1 प्लस, मतलब दे रखा है उसने कि इसके इक्वल आना चाहिए। यहीं से आपको आइडिया मिल जाता है कि 1 तो प्लस का है ही, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस के हैं, जबकि ये यहाँ माइनस का है, यहाँ भी ए माइनस का और यहाँ पर दोनों ही माइनस के हैं। तो कुछ ऐसी हमने ऑपरेशन लगाना है जिससे ये प्लस में बदल जाए। थोड़ा ध्यान दो, अगर मैं इसको b से मल्टीप्लाई करूँ 2b स्क्वायर और यहाँ माइनस कर दूँ तो ये प्लस का होके इसको प्लस बना देगा। सुने मेरी बात ध्यान से, c1 माइनस bc3, और इसको ही फिर से अगर मैं a से मल्टीप्लाई करती हूँ और इसमें ऐड कर देती हूँ ना, -a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, तो प्लस का हो जाएगा, तो c2 प्लस ac3। बस यही ऑपरेशन आपने समझना लेफ्ट हैंड साइड में। भाई मैं बार बार बोल रही हूँ, शॉर्ट्स में ले रही हूँ मैं सॉरी। तो हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। मेरी बात ध्यान से सुनना अब आप कि ये 1 प्लस a स्क्वायर, में कोई रफ कागज लेके आपको कराती हूँ। ये देखो, ये है 1 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये कहता है c1 माइनस bc3, तो ये तो c1 हो गया, माइनस b बाहर लगाया और c3 लिखा। 1 प्लस a, भाई ऑपरेशन समझो ना, c1 माइनस c3 के एलिमेंट को b से गुणा करके माइनस करना है, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसको दूसरे स्टेप पे आ जाओ, इसको बी से मल्टीप्लाई करोगे 2ab और यहाँ माइनस करोगे तो 0। अब अगले पे आ जाओ, फिर समझो इसी चीज़ को, बस यही ऑपरेशन का सारा खेल है। c1 माइनस बी c3, c1 का एलिमेंट लिया 2b माइनस बी लगाया, c3 का एलिमेंट लिया ये 1 माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, 2b माइनस बी माइनस प्लस बी ए स्क्वेयर और प्लस का बी क्यूब। 2b में से b गया तो ये बन जाएगा b प्लस बी ए स्क्वेयर प्लस बी क्यूब, b कॉमन ले लिया तो 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये आ जाएगा। तो इसको आपने यहाँ लिख देना है, थोड़ा कैलकुलेशन आराम से करनी है, डिटर्मिनेंट में होच पोच नहीं करना आपने। अब इस पे आ जाओ, c2 प्लस ए c3, इसको ए से करो इसमें ऐड करो 0 आने वाला है, इसको ए से करो इसमें ऐड करो तो ये बनेगा 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और इसको देख लो माइनस 2a, हाँ इसको देखो एक बार, ये है भाई माइनस का 2a और इसको a से मल्टीप्लाई करना है तो a माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वेयर, माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वेयर माइनस ए कॉमन ले लेना तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया माइनस ए 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। थर्ड कॉलम एज इट इज, जिसको छेड़ना ही नहीं है। अब ध्यान दो, पहले कॉलम में यहाँ 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, यहाँ 0 और यहाँ 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर है, तो ये टर्म कॉमन बाहर ले दूँ। ऐसे सेकंड कॉलम में से भी ये टर्म मैं बाहर ले देती हूँ और मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ। अब देखो भाई, पहले कॉलम में से भी डेल्टा लिख लो इसको, पहले कॉलम में से भी 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कॉमन आया और दूसरे में से भी, तो इसकी पावर 2 हो जाएगी। ये बच गया 1 0, यहाँ बचा केवल b, यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा माइनस ए और माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। आगे आपको समझ ना आए तो आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंड भी कर सकते हो, नहीं तो आप एक ऑपरेशन और भी लगा सकते हो। फिर सुन लो मेरी बात, चाहो तो एक्सपेंड कर सकते हो अगर आपको आगे कोई और ऑपरेशन समझ नहीं आ रहा तो, वरना ये देखो यहाँ b है, इसको b से मल्टीप्लाई करके यहाँ घटाऊंगी तो 0 आ जाएगा, इसको a से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ूंगी तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो मैं ये दोनों ऑपरेशंस इकट्ठे लगा रही हूँ, R3 माइनस BR1 प्लस AR2, तो ये बन जाएगा। थोड़ा सा ये मुश्किल है लेकिन आप ये देख सकते हो कि इसके कंपैरिजन में आपको इक्वेशन दे रखी है जो कि आपको मैंने बोला था कि श्योरली आएगी। भाई ये पहली रो को तो आपने छेड़ना ही नहीं है, दूसरी रो को भी आपने छेड़ना नहीं है। अब देखो, इसको b से मल्टीप्लाई करना और इसको a से, तो ये तो 0 ही रहेगा, इसको b से करके यहाँ घटाओगे 0 आ जाएगा। अब इसको b से करना है तो 0 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इसको a से करके इसमें जोड़ोगे तो फिर 0। अब यहाँ पे इस ऑपरेशन को बड़े आराम से आपने लगाना है, समझो इस बात को। क्या लिखा है, R3 माइनस BR1 प्लस AR2। यहाँ ध्यान देना, R3 का एलिमेंट है 1 माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, R1 के एलिमेंट को b से करना है, एक माइनस पहले है और एलिमेंट है माइनस 2b, AR2 का मतलब a बाहर और R2 का एलिमेंट लिख दो। इस अलजेब्रा को सॉल्व, अलजेब्रा से इसको सॉल्व कर लो। प्लस 2b स्क्वेयर प्लस 2a स्क्वेयर, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको, ये बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। इसको उठा के बाहर ले आओ, ये 1 हो जाएगा, इसमें 2 हमारी जीरोज आ जाएंगी जो हमें डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने में हेल्प करेंगी। 0 1 2a 0 0, ये बाहर जाके 3 हो गया ना, 2 बार ऑलरेडी था, एक और हो गया 1 हो गया। इसको थर्ड रो से एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंडिंग बाय R3, तो बाहर तो बेटा यही आ जाएगा। अंदर देखो 0 3 1 था ना, ये 3 2 फिर 0 और 1 के ब्रैकेट में ये रो और ये कॉलम गई तो 1 आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का होल क्यूब, जो कि हमारी क्या आ जाती है,
राइट हैंड साइड। समझा दिया है, पेपर में इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी करने की। अब करते हैं बेटा 33rd क्वेश्चन। जैसा मैंने बताया था एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल से आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दोनों सर्कल्स के जो बीच का एरिया है वो आपने फाइंड करना है। फिर मैं रफली ही बताऊंगी। ये वो सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 रेडियस है इसका, ठीक है भाई। और दूसरे का जो देखो ये 0 है, ये 1 है और ये आपका 2 है। दूसरे का जो सेंटर है वो 2,0 है, रेडियस 2 है, यानी वो ऐसे जाएगा। डायग्राम आपको ज़रूर बनाना था, ठीक है। कई बच्चों को ऐसे मन में आ रहा है कि शायद वो फेल ना हो जाए, तो कोई बच्चा फेल नहीं होगा। आप देखना आप सभी पास हो जाओगे अगर ठीक से करके आए हो। आप 30-35 नंबर का भी अच्छे से करके आए हो, ज़रूर पास हो जाओगे। तो ये एरिया है सारा जो हमने फाइंड करना है। तो नीचे वाला नहीं निकालेंगे, ऊपर वाला निकालेंगे। ऊपर वाले को डबल कर देंगे, यहाँ इसका पार्टीशन हो गया। यहाँ तक तो ये सर्कल नंबर 2 है। और जो मैं इधर की बात करूँ, पेंसिल पता नहीं मैंने किधर रख दी, हाँ जी ये देखो, ये जो मैं इधर की बात करूँ तो ये सर्कल नंबर 1 है। ये पॉइंट मेरा वैसे 1 आ रहा है, लेकिन ये आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू। तो पहले सर्कल से जो वाई स्क्वेयर की वैल्यू है वो 4 माइनस एक्स स्क्वेयर है। यहाँ से वाई स्क्वेयर की वैल्यू 4 माइनस एक्स माइनस 2 का स्क्वेयर है। दोनों को बराबर रखो। 4 माइनस एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। और यहाँ से जब सोल्व करोगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, यानी 1 पे ये कट कर रहा है। तो 0 से 1 तक का जो एरिया है वो सेकंड सर्कल के नीचे का आएगा, यानी कि जो रिक्वायर्ड एरिया है ना वो डबल हो जाएगा इस एरिया का। इसको कोई भी नाम दे दो, OABO, हाँ OABO का डबल हो गया। अब OABO कैसे निकलेगा? अब OABO कैसे निकलेगा? तो 0 से 1 तक तो इसके नीचे का एरिया, ठीक है ना, 2 टाइम्स भाई 0 से 1 तक तो y ऑफ सर्कल नंबर 2, ये देख लो सेकंड सर्कल है ये। और जो राइट साइड में है प्लस 1 से 2 तक y ऑफ सर्कल नंबर 1, इनके साथ अलग अलग लगेगा dx और इन दोनों के टोटल एरिया का डबल हो जाएगा। अब मैं यहाँ y की वैल्यू निकाल के इंटीग्रेशन नेक्स्ट पेज पे करूँगी। फर्स्ट इक्वेशन से देखो y स्क्वेयर आ रहा है 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो y हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट। और सेकेंड इक्वेशन में जो y स्क्वेयर आ रहा है वो आ रहा है 4 माइनस एक्स माइनस स्क्वेयर करना था, मैंने सीधा अंडर रूट ही कर दिया है, तो ये आ जाएगा। तो ये सेकंड सर्कल यहाँ लगेगा, ये फर्स्ट सर्कल यहाँ लगेगा। इनकी इंटीग्रेशन करेंगे तो नेक्स्ट पेज पर मैं इसको नोट करती हूँ। ये देखो बेटा मैं नेक्स्ट पेज पर फिर ले आई हूँ। ये गड़बड़ नहीं कर देनी है आपने कि इस लिमिट के नीचे सर्कल 2 है और इसके नीचे 1 है, तो इस यहाँ 2 की ही इक्वेशन से लेना है और यहाँ 1 की। आप हल्का सा वीडियो को बैक करके ये देख सकते हो। एक ही फॉर्मूला इनमें बार बार लगता है, अब मुझे यहाँ अच्छे से लिखना है वो फॉर्मूला आपके लिए। इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट dx ये होता है x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी। तो यहाँ आपको वो फॉर्मूला रखना है, ठीक है भाई, ध्यान देना है। x ही ट्रीट करना है x माइनस 2 को, तो यहाँ x की जगह आ जाएगा x माइनस 2 बाय 2। और ये टर्म को ना एक्सपेंड मत करना, अंडर रूट में जो इंटीग्रेशन में है वही टर्म यूं की यूं आ रही है, तो आपने यहाँ लिख देना है 4 माइनस एक्स माइनस 2 का स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाय 2। ए का स्क्वेयर है 4 डिवाइडेड बाय 2 साइन इनवर्स x की जगह x माइनस 2 बाय ए का मतलब है 2। ये वैल्यू है मेरी 0 से 1 के बीच। अगली इंटीग्रेशन पे आ जाओ, x बाय 2, ठीक है भाई, तो ये तो केवल x ही हो गया और अंडर रूट में आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए, ये 1 से 2 के बीच आ जाएगा। अब वैल्यूज जरा सावधानी से पुट करना, काटा पीटा नहीं करना, पहले लिमिट ही पुट करने लग जाओ। सुनो मेरी बात। अब हम यहाँ रखते हैं अपर लिमिट।
अब अपर लिमिट रखने से कोई जीरो लगभग यहाँ बन नहीं रहा, तो केयरफुली आपको करना पड़ेगा। यहाँ वन रखो, 1 - 2 - 1/2। मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ वन रखो, 1 में से 2 माइनस करोगे -1 आएगा, -1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 4 में से 1 माइनस करोगे √3 आएगा। 4 से 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 रखोगे तो ये आएगा 1 - 2 यानी कि साइन इनवर्स -1/2। ये अपर लिमिट हो गई। अब आ जाओ लोअर लिमिट पे। लोअर लिमिट ध्यान से देखना, जब मैं यहाँ 0 रखूँगी तो 0 में से 2 माइनस होएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 4 गया 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। और सुन रहे हो मेरी बात को भाई, अपर लिमिट माइनस ये यहाँ एक अलग से ब्रैकेट लगाऊं क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 0 प्लस, अब ध्यान देना 2 साइन इनवर्स, यहाँ 0 रखोगे तो 0 नहीं बनेगा, -2/2 यानी माइनस का 1 बनेगा। अपर ये हो गया यहाँ तक, प्लस यहाँ 2 रखो, 2 रखोगे ना तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 4 गया 0, ये पूरी टर्म 0 बन जानी है। और यहाँ 2 रखो तो 2 साइन इनवर्स 2/2 1 बन जाएगा, माइनस इसकी अपर लिमिट दोनों जगह रख दी, लोअर लिमिट 1 है। अब आप यहाँ 1 रखो, 1/2 भाई, यहाँ 1 4 में से 1 गया 3, √3 आ जाएगा। और माइनस में फिर 2 साइन इनवर्स 1/2। ये थोड़ा सा यहाँ कॉम्प्लिकेशन हो गया क्योंकि ज़्यादातर वैल्यूज क्या आती थी, 0 हो जाती थी। अब एक चीज़ और गौर करनी है आपने इस पर कि ये वैल्यू और ये वैल्यू √3/2, √3/2 ये बन जाएगा -√3 प्लस 2 साइन इनवर्स -1/2। भाई साइन की वैल्यू 1/2 कितने पे होते हैं, 30 पे, तो -1/2 -30 पे, क्योंकि साइन की जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है वो -90 से 90 क्लोज इंटरवल ही तो होता है। तो यहाँ माइनस का 30 आ जाएगा, 30 को हम लिखते हैं π/6। ठीक है भाई, ये आ गया और ये आ गया, ये आ गया, ये 0 हो गया, माइनस, देखो मेरी बात सुनो, साइन इनवर्स -1 है, माइनस बाहर आ जाएगा, इसके साथ मिलके प्लस हो जाएगा 2, और ये साइन इनवर्स 1 रह जाएगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1 फिर से कितना हो जाएगा π/2। इसको मैं ऑलरेडी इसके साथ मर्ज कर चुकी हूँ, और साइन इनवर्स 1/2 वही फिर से 60 डिग्री। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। लगभग सब वैल्यूज एक सी आ रही है, 2 यहाँ कैंसिल हो गया, 2 बाहर आ गया, -√3, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, ये आया माइनस का π/3, और ये भी आया माइनस का। ध्यान देना, इन दोनों को मिलाया है, और अब इन दोनों को मिला रही हूँ, π + π 2π, 2 बाहर रहेगा, -√3 -π/3 -π/3 कितना होता है ये 60 कितना हो जाएगा, -2π/3 प्लस का 2π। इसको फिर सोल्व कर सकते हो आप इन दोनों को। भाई ये क्या है, 2π -2π/3, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए 4, 4π/3, इन दोनों की कैलकुलेशन आ जाएगी। तो 2 × 4π/3 -√3, डबल कर दो उठा के, इसको अंदर ले जाओ, 8π/3 -2√3। ये है प्रीवियस ईयर में से ही, तो ये आपका एरिया आ जाएगा। ये क्वेश्चन लेंथी है। क्वेश्चन नंबर 33 की चॉइस में जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। यहाँ नहीं लिखती, नोटबुक पे लिख देती हूँ। 2008, 2011, 12 और 15 में आया, और ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 14 है। आपको बस इसकी स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझना है कि ये कहता है कि x और y यानी वो सारे पॉइंट्स जो इन तीनों को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, पहला ये है 0 > y > x² + 1, 0 से बड़ी है y की वैल्यू। एक मिनट भाई, ये देखो अब आया फ्रेम में सब कुछ, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये देखो y की वैल्यू 0 से बड़ी है लेकिन x² + 1 से लेस है, और y = x² + 1 एक अपवर्डेड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स 1 पे है। इसको 0 रखोगे ना x को, तो y की वैल्यू 1 आएगी। दूसरा पकड़ो, 0 > y > x + 1,
y 0 से बड़ा है लेकिन x प्लस 1 से छोटा है, यानी कि y इक्वल टू एक्स प्लस 1 के नीचे नीचे का एरिया लेना है। इसमें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 के नीचे का, और 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 का तो सिंपल सा मतलब है कि x की वैल्यू और 0 और 2 के बीच है। तो इन तीनों से बाउंडेड एरिया आपने निकालना है। ये बल्कि मुझे लगता है उसके कंपेरेटिवली ईजी रहने वाला है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, थोड़ा गैप ज़्यादा हो गया। वाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1 पैराबोला है, जब x को 0 रखोगे तो y 1 है, तो ये बेटा अपवर्डेड पैराबोला बन गया। इसको आप रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2 और इसको आप रीजन नंबर 3, तीनों के इंटरसेक्शन से जो एरिया बनेगा वो निकालना। ये 1 पे है। y इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये लाइन कैसे बनेगी भाई? जब x 0 है तो y 1 है, x 1 है, बहुत सिंपल सा मैथ है, 10th में कर रखा है। y 2 है, x 2 है तो y 3 है, ठीक है। तो x 0 है तो y 1 है, x 1 है तो y की वैल्यू 2 है। अब इनका ना इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा इन दोनों का, कि ये लाइन जा तो यहाँ से रही है, लाइन ऐसे जा रही है भाई, 1 पे 2, 2 पे 3, तो ऐसे जा रही है, लेकिन काट कहाँ रही है पैराबोला को? उसके लिए हम निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ R1 एंड R2। तो ये y की वैल्यू, ये y की वैल्यू, दोनों वैल्यूज़ को उठा के इक्वल रख दो। 1 से 1 कट गया, x को इधर ले आओ, x को कॉमन ले दो, तो या तो x की वैल्यू 0 है या x की वैल्यू 1 है। तो ये या तो 0 पे मिल रहे हैं या 1 पे मिल रहे हैं। तो 0 जब x है तो y 1 है, तो वहाँ तो पॉसिबल हो नहीं रहा, तो हाँ 0 1 पे यहाँ एक तो यहाँ मिल रहे हैं, और x 1 है और y 2 है, तो ये जो पॉइंट आएगा ना 2 यहाँ मिलेगा आपको। तो ये लाइन इस दोनों जगह पे काटती हुई ऐसे जा रही है। ये आपका R2 हो गया, ये आपका R1। तीसरी चीज़, x की वैल्यू 0 से 2 के बीच है, तो 0 तो ये हो गया भाई, और x इज इक्वल टू 2 ये लाइन हो गई। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, पैराबोला के नीचे, लाइन के नीचे और इनके बीच में ये एरिया आ गया। अब ये इतना आसान क्वेश्चन है कि 0 से 1 तक तो पैराबोला के नीचे है, ये देख लो मैं बार बार डार्क कर रही हूँ, और 1 से 2 तक इसके नीचे है। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है बहुत बहुत आसान है, वो 0 से 1 तक y ऑफ पैराबोला और 1 से 2 तक y ऑफ लाइन। लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो भाई पैराबोला में से y की वैल्यू कितनी आ रही है? बहुत आसान क्वेश्चन है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 dx, और इसमें कितनी आ रही है? x प्लस 1 dx। ये बन जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स 0 टू 1, एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस एक्स 1 टू 2। अपर लिमिट रखो 1/3 प्लस 1, लोअर लिमिट रखोगे 0 रहेगा। यहाँ अपर लिमिट रखो 2 2 जा 4, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 प्लस 2, और माइनस लोअर लिमिट रखो तो 1/2 प्लस 1 3, और प्लस 1 4/3 प्लस 4/1, 2 एकम 2, 3/2, 6 एलसीएम आया, 3 2 जा 2 4 जा 6 4 जा 24, 9 24 और 8 32, और 32 में से 9 करोगे तो ये आना चाहिए 23, दिख रहा है ना आपको? हाँ 23/6 स्क्वेयर यूनिट्स। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन था, जो दिखने में मुश्किल लग रहा था लेकिन कंपैरेटिवली इजी था। क्वेश्चन नंबर 34 भाई श्योर क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आपको बता दिया था, साथ में ये भी कहा था कि इसको भाई वेक्टर में बदल लेना, x प्लस 1/7, y प्लस 1/-6 और z प्लस 1/1, और इस x माइनस 3/1, y माइनस 5/-2, z माइनस 7/1, दोनों के बीच की आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो मैं इन लाइंस को ही वेक्टर फॉर्म में लिख देती हूँ। पहली लाइन आपकी हो जाती है, देखो -1 -1 और -1 से पास कर रही है, ठीक है। तो ये बन गया -i -j -k प्लस लैम्डा इंटू, ये डायरेक्शन रेशो है इसके लाइन के, तो ये बन गया 7i -6j प्लस k। दूसरी को वेक्टर में लिख दो, R2 3 5 7 से लाइन पास कर रही है, 3i प्लस 5j प्लस 7k प्लस म्यू 1 -2 और 1, तो ये हो जाएगा i -2j
प्लस के। नंबर 2, अब अगर मैं यहीं हाईलाइट कर दूं तो ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है और ये B2 है। हो गया। इसी पे लिख देती हूँ वेक्टर A1, वेक्टर A2, वेक्टर B1, वेक्टर B2। आपने अच्छे से एक्सप्लेन करना था। आपको अब ज़रूरत है A2 माइनस A1 की, जो कि बन जाएगा 4i, 5 माइनस माइनस प्लस 6j, 7 माइनस माइनस प्लस 8 के। दूसरी आपको ज़रूरत है B1 क्रॉस B2 की, जो कि डिटर्मिनेंट हो जाएगा ij के 7 माइनस 6 और 1 और 1 माइनस 2 और 1। इसको अब मैंने सॉल्व नहीं करना है, इसको आपको मैं डायरेक्ट बता रही हूँ। ये बनेगा -4i माइनस 6j, क्योंकि मैं करवा चुकी हूँ। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आप कैसे कह सकते हो कि रिपीटिशन नहीं हो रहा। 11, 12, 14, 15, 17 और 19, 6 बार ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में रिपीट हो चुका है। उसके बाद आप कैसे कह सकते हो कि रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आ रहे। ये A2 माइनस A1, ये B1 क्रॉस B2 आपका आ जाता है। इसका मैग्नीट्यूड भी यहीं निकाल दो, ताकि मैं डायरेक्ट अगले पेज पर फॉर्मूला लिख दूं। 16, 6 का 36, 8 का 64, 36 और 64 100 हो जाएंगे। और ये मेरा 116 का अंडर रूट, ये मैंने खुद अपने हाथ से करवा रखा है। अब रह गया इसकी और इसकी डॉट प्रोडक्ट निकालना। ठीक है, तो वो निकालते हैं। अब हम निकालेंगे भाई A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। A2 माइनस A1, अभी मैं एक बार पेज टर्न करके देख लूँ, एक सेकंड भाई। तो ये तो तीनों पॉजिटिव हैं और वो तीनों नेगेटिव हैं। 4i प्लस 6j प्लस 8k डॉट माइनस 4i माइनस 6j माइनस 8k, माइनस 16 माइनस 36 माइनस 64 माइनस का 116। और B1 क्रॉस B2 का जो मैग्नीट्यूड आ रहा था ना, 29 चौके होता 4, हाँ 216, तो ये बन जाएगा 2√29। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बाय B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस और पूरे का मॉडुलस। तो ये पूरा तो आ रहा है माइनस का 116 और ये आ रहा है 2√29 का मैग्नीट्यूड। इसको रैशनलाइज कर दो, पॉजिटिव वैल्यू 2√29, क्योंकि रैशनलाइजेशन ज़रूरी है। 116, ये हो जाएगा 29 इंटू 2, 29 चौके 2 दूनी 4, तो 2√29 यूनिट्स हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगी। और अब हमारा रह जाता है भाई लास्ट क्वेश्चन नंबर 35, जो कि बेहद आसान है। A diet is to contain at least 80 units of vitamin A, 100 units of minerals। दो चीज़ें हो गई। दो तरह के फूड हैं, F1 और F2। F1 की कॉस्ट 4 रुपीज़ है, F2 की कॉस्ट 6 रुपीज़ है। F1 की एक यूनिट में एक यूनिट, मान लो भाई F1 हमारा एप्पल है, तो एक एप्पल में 3 यूनिट विटामिन ए है और 4 यूनिट मिनरल्स हैं। फूड F2 मान लो बनाना है, तो इसमें 6 यूनिट विटामिन ए है, 3 यूनिट मिनरल है। फॉर्मुलेट करो LPP, मिनिमम कॉस्ट ऑफ डाइट निकालो, जिसमें ज़्यादा से विच कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 फूड्स विच मीट्स द मिनिमल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, यानी कम से कम जितने न्यूट्रिशन चाहिए वो तो मिल ही जाएँ। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, एक तो क्या है विटामिन ए है, और थोड़ा ऐसे लो, फूड 1, फूड 2, विटामिन ए और मिनरल्स। पहले तो ये बना लो, ठीक है। किसी भी ढंग से बना सकते थे अगर आपने मेरे लेक्चर देखे हों तो। भाई फूड 1 में कॉस्ट वोस्ट बाद में देखेंगे। फूड 1 में 3 विटामिन ए है, 4 मिनरल है। फूड 1 में 3 विटामिन ए है, 4 मिनरल है। फूड 2 में 6 विटामिन ए है, 3 मिनरल है। विटामिन ए कम से कम 80 चाहिए, विटामिन और मिनरल कम से कम 100 चाहिए। तो यहाँ हम लिख लेंगे मिनिमल रिक्वायरमेंट। तो विटामिन ए तो 80 चाहिए और ये 100 कम से कम चाहिए, फालतू बेशक हो। इसकी जो कॉस्ट है वो 4 रुपये है और इसकी कॉस्ट 6 रुपये है। तो इसको ऐसे करके लिख दो, कॉस्ट पर यूनिट।
तो इसकी तो 4 रुपीज़ है और इसकी 6 रुपीज़ है। सब कुछ यहीं कवर हो जाता है। मान लिया फूड 1 की x यूनिट ले ली, फूड 2 की y यूनिट ले ली। तो सबसे पहली जो कंडीशन हमारी बनती है, सबसे पहले तो हमने मिनिमाइज़ करना है कॉस्ट को। भाई एक यूनिट का खर्चा, एक यूनिट की लागत जो है, खर्चा जो है 4 रुपये, तो x यूनिट का हो जाएगा 4x, इसका हो जाएगा 6y। अरे ये कट गया, कट नहीं रहा, ये यहीं है। इसको हमने क्या करना है, मिनिमाइज करना है। आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या हैं भाई, एक फूड में, फूड 1 में 3 यूनिट विटामिन है, तो x में कितना हो जाएगा 3x प्लस 6y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 लेना है हमने। ये हो जाएगा 4x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, और x और y दोनों ही पॉजिटिव हैं। अब इनको सॉल्व कर लो फटाफट से। अब भाई इसकी इक्वेशन बना दो, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 80। तो ये x और ये y, x को 0 रखो, y 80/6 यानी कि 40/3, y को 0 रखो तो x आएगा 80/3, हम बटे में ले लेंगे। दूसरी इक्वेशन को इसके पैरेलल ले रही हूँ मैं, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 100। तो भाई x और y, x को 0 लेओगे तो y 100/3, y को 0 लेओगे तो x ने 25 आ जाना है। ठीक है, और इसका अब बना दो पहले ग्राफ। तो अब ग्राफ के लिए थोड़ा सा आपको ना आइडिया लेना पड़ेगा। 40/3, 13×3 = 39, 13 पॉइंट समथिंग है, और 3 दूनी 6, 3 6 26 पॉइंट समथिंग है ये। ठीक, और ये 33 पॉइंट समथिंग है। अब भाई इसमें मार्किंग करने के लिए आप एक बात का ध्यान करो कि यहाँ सब में ना बाई में 3 चल रहा है। 40/3, 80/3, 100/3, और 25 का मतलब क्या होता है, जो छोटे बच्चे नहीं करते हैं लाइक फ्रैक्शन, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से डिवाइड, 75/3। तो ये 75/3 है। तो पॉइंट्स को भी बाई 3 में ले लो। 0 है, 10/3, 20/3, 30/3, 40, 50, 60, लेकिन 100 तक जा रहा है, तो इसको ले लो 20/3, 40/3, 60/3, 80/3, 100/3, 120/3, और ऐसे ही बेटा यहाँ ले लो। पेंसिल से करना, ठीक है, पेंसिल से करना है 80/3। मैं तो अब केवल पेपर का सॉल्यूशन आपको दे रही हूँ, इसलिए रफली बता रही हूँ। 0, 40/3 और 80/3 और 0, ये तो हो गई पहली लाइन। ठीक हो गया, ये तो हो गई पहली लाइन L1। डिटेल नहीं लिखूंगी मैं कुछ भी अभी। 0, 100/3, x 0, y 100/3, और ये 75 है, तो 60 और 80 के बीच में 70, और ये आएगा लगभग 75। तो इसको मैं ऐसे यहाँ पर फुटे से आपने मिलाना है, मैं तो हाथ से ही मिला रही हूँ ये। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो, तो ये जहाँ मिल रहा है ना, ये कौन सा पॉइंट है, ये तो नहीं निकला ना। ये लाइन तो इधर जा रही है और ये वाली लाइन इधर आ रही है। अब एक चीज़ पे ध्यान दो, ग्रेटर देन का साइन है, 0 0 रखोगे तो 0 ग्रेटर देन 80 नहीं होता, तो अपवर्ड सॉल्यूशन आएगा, और इसका भी। तो ये जो है मेरा सॉल्यूशन जाएगा अनबाउंडेड। ठीक है, अब अनबाउंडेड में एक पॉइंट तो ये हो गया A, x 0, y 100/3। एक पॉइंट ये हो गया B, जो कि मैंने अभी निकाला नहीं है, और एक पॉइंट हो जाएगा C, जहाँ L1 में y 0 है, 80/3। ये यहाँ था, नहीं 80/3, ये यहाँ थोड़ा सा साफ नहीं आ रहा। ये जो वैल्यू है ना, ये 80/3 है L1 पे, ये देख लो 80/3। तो यहाँ से जा रहा है ना ये ग्राफ हमारा, तो ये हो जाएगा मेरा C पॉइंट 80/3, 0 B रह गया। B कहाँ से आएगा, B इन दोनों की सॉल्यूशन से आएगा। तो इन दोनों का सॉल्यूशन अब हमने कैसे निकालना है, पहले दोनों इक्वेशंस को लिख लो भाई। 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 80, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 100। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये 6 बन जाएगा। तो पहली इक्वेशन तो फिर से वही हो जाएगी, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 80, इसको 2 से कर दो,
8x प्लस 6y इज इक्वल टू 200 माइनस 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 5x माइनस 120, x की वैल्यू 24 आ गई। यहाँ रख दो x की वैल्यू 24 चौको 96 जमा 3y, 100 में से 96 गए 4 और y की वैल्यू आ जाएगी 4/3। तो ये जो पॉइंट B है, ये जो पॉइंट है ये है x 24 है और y ओनली 4/3 है। तो 3 एंड पॉइंट्स मेरे आ रहे हैं, ये C, ये B और ये A। तो पहले तो हम इन पे z की 4x प्लस 6y की मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, जिसके लिए अब मैं यहाँ टेबल बनाऊंगी। ये तो मेरे हो गए भाई कॉर्नर पॉइंट्स, थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन में टफ कह सकती हूँ। कॉर्नर पॉइंट्स में मेरे हो गए A, लिख देती हूँ मैं 0 100/3, B कितना आया 24, 4/3 और C मेरा आ रहा है 80/3, 0। Z यहाँ लिखूँगी, बीच में गलती से लाइन लग गई। ये देखो Z मेरा है 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y। भाई यहाँ 4 रखो 0 आएगा, यहाँ 100/3 रखोगे 3 दूनी 6, 200 आ जाएगा। कैलकुलेशन अलग से इधर राइट साइड में कर देती हूँ मैं आपके लिए। देखो भैया x की जगह 24 रखो तो 24 चौको 96, यहाँ 4/3, 3 दूनी 6, 2 चौके 8, 8 और 6 14, 104 आएगा। 80/3 रखो यहाँ तो 8 चौक 32, 320/3 आएगा, यानी कि 100 समथिंग 3 1 जा 3 0 3 6 जा 18.2। तो मिनिमम वैल्यू 104 आ रही है पॉइंट B पर, ठीक है। लेकिन अगर अनबाउंडेड कर्व है तो हम चेक करते हैं कि इसकी बजाय कहीं यहाँ पे तो कोई और मिनिमम वैल्यू नहीं है। तो जो z की मिनिमम वैल्यू आई वो 104 आई है। तो भाई हम, वैसे मैंने एक बात और बताई थी कि जिन बच्चों को ये अनबाउंडेड वाला ना करना आए ना तो वो छोड़ आना, कोई दिक्कत नहीं है, उनको मार्क्स लगभग मिल ही जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर कट जाएगा, और कई एग्जामिनर वो भी नहीं काटते। तो अब मैंने z इज लेस देन 104 का ग्राफ लेना है। z मेरा है 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y लेस देन 104, 2 से डिवाइड कर दो, 2x प्लस 3y, 2 5 10, 2 दूनी 4। इसका ग्राफ तुम खींचो तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 52। भाई x 0 है तो y 52/3 है, 3 एकम 3 नहीं कटेगा, और y 0 है तो x आ जाएगा 26। इसका ग्राफ अब आपने यहाँ पर ड्रॉ करना है, जिसके लिए मैं पेंसिल ले लेती हूँ। देखो भाई x 0 y 52/3, x 0 y 52, 40 60 50, तो ये आ जाएगा 52/3, ठीक है। और x 26 y 0, तो 26 को 3 से मल्टीप्लाई, 26 तिया 78/3, तो ये 80 से यहाँ थोड़ा सा पहले यहाँ आएगा और इसमें से पास करेगा, ठीक है। और अब इसमें 0 0 रख के देखो, इसमें तो 0 इज लेस देन 52 होता है, ट्रू है, यानी जो इसका ग्राफ आएगा वो तो 0 वाला रीजन आएगा, यानी कि ये एरिया आएगा। तो जो हमने z लेस देन 104 का ग्राफ ड्रॉ किया तो उसका जो सॉल्यूशन है वो डाउनवर्ड आ रहा है, उसका इस सॉल्यूशन से कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। इसका मतलब जो हमारी मिनिमम वैल्यू है वो केवल और केवल पॉइंट B पर ही एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि सॉल्यूशन सेट ऑफ, आप इसको नाम दे दो, कोई भी स्टार नाम दे दो। देखो एक मिनट, सॉल्यूशन सेट ऑफ स्टार हैज नो कॉमन रीजन विद आवर फिजिबल रीजन। फिजिबल ही तो रीजन है, जो हमारा फिजिबल रीजन है उसका उसके साथ कोई कॉमन सॉल्यूशन है नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 104। कब? जब x 24 है और y 4/3। थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन, थोड़ा टफ है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, क्योंकि बाय में आ गया। तो ये जो चीज़ है ना,
इसको अगर आप छोड़ भी आए हो तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, 5 तो मिल जाएंगे, 6 भी मिल सकते हैं अगर बाकी का सारा ठीक है। तो ये था भाई आपका कंप्लीट सेट ए। बहुत जल्द बी सी डी के सॉल्यूशन भी मैं अपलोड करूँगी, तो टच में रहें। बेनिफिशियल लगता है चैनल तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जूनियर्स को शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।